हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, हर कानून में यदि कोई पक्षकार व्यथित होता है किसी ऑर्डर से, किसी जजमेंट से, फाइनल ऑर्डर से, डिक्री से, तो अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल होती है। लेकिन यदि जब कोई रेमेडी अवेलेबल स्टैचू में नहीं होती है, फर्स्ट अपील की, सेकंड अपील की, तो पीड़ित पक्ष का रिट फाइल करता है। सबसे पहले हम देखें कि जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की यदि हम बात करें तो सेक्शन 96 से सेक्शन 109 सीपीसी में अपील की रेमेडी अवेलेबल है। सेक्शन 113 में रेफरेंस की रेमेडी अवेलेबल है। सेक्शन 114 में रिव्यू के प्रोविजन है। सेक्शन 115 में रिवीजन के प्रोविजन है। यदि क्रिमिनल केसेस की बात करें तो सेक्शन 372 से 394 सीआरपीसी में अपील की रेमेडी अवेलेबल है। इसी प्रकार यदि कोई क्रिमिनल केस में किसी ऑर्डर से व्यथित होता है तो सेक्शन 395 से सेक्शन 405 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रेफरेंस की और रिवीजन की रेमेडी अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं हो तो पक्षकार क्या करे, ऑल्टरनेटिव रेमेडी क्या होती है, क्या ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल होने पर भी रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है, और इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट क्या है। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जब किसी स्टैचू में कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है तो हम आर्टिकल 226 और 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन फाइल करते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं पीड़ित पक्षकार कि स्टैचू में ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है फिर भी वो डायरेक्टली रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। तो इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्ट जजमेंट दिया 14 अक्टूबर 2022 को, वो हम डिटेल में आज डिस्कस करना चाहेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस का नाम नोट कर लीजिए, केस का नाम है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस मेसर्स कॉमर्शियल इंजीनियरिंग एंड बॉडी। 14 अक्टूबर 2022 को ये केस डिसाइड हुआ। जी हाँ, बहुत नया जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि स्टैचू में ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट्स को रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ऐसे रिट पिटीशन को डिसमिस कर देना चाहिए, और जो पीड़ित पक्षकार है उसको जो स्टैचू में अपील की, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रेगुलर अपील की, जो भी रेमेडी अवेलेबल है उसको वो एग्जॉस्ट करनी चाहिए। अर्थात पहले कोशिश वहां करनी चाहिए, उसके बाद ही जो है स्टैचू के अनुसार चलते हुए यदि लास्ट तक में कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो तो ही रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। अब इस बारे में इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस में क्या हुआ, एक असेसी ने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में सीधे रिट पिटीशन फाइल कर दी। मध्य प्रदेश वैट एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 46(1) में मध्य प्रदेश वैट एक्ट 2002 में अपील का प्रोविजन है, लेकिन एग्रीव्ड पक्षकार ने सीधे हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। स्टेट ऑफ एमपी का ऑब्जेक्शन आया कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है इसलिए रिट पिटीशन को खारिज किया जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को एडमिट किया और रिट पिटीशन को पिटिशनर के पक्ष में तय कर दिया। मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सारे जजमेंट्स को डिस्कस करते हुए क्या कहा, इसमें यह कहा कि यदि ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो पहले ऑल्टरनेटिव रेमेडी अपील की हो सकती है, रिवीजन की हो सकती है, फर्स्ट अपील हो सकती है, सेकंड अपील हो सकती है। तो जो भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है पहले पक्षकार को ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेल करनी चाहिए, सीधे रिट पिटीशन में नहीं आना चाहिए। हाई कोर्ट को भी ये कहा कि यदि ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो इस प्रकार की रिट पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है। ये समझाता है कि रेगुलर रेमेडी क्या होती है,
स्टैचू में जब अपील के प्रावधान है तो हमें सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा दो कारणों से होता है। जब आप डायरेक्ट किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब से मिलते हैं और वो सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहते हैं कि हम रिट फाइल कर देंगे, तो इसका नुकसान या खामियाजा पक्षकार को भुगतना पड़ता है। अंत में हाई कोर्ट ये कह देता है कि वाई यू हैव कम डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, वाई यू हैव नॉट अवेल द ऑल्टरनेटिव रेमेडी विच इज अवेलेबल इन द स्टैचू, और जाइए आप पहले एग्जॉस्ट करके आइए। तो वो हाई कोर्ट के वकील साहब कह देते हैं कि अब आपको अपील करने के लिए कहा गया है, लेकिन पक्षकार का समय और पैसे का नुकसान हो जाता है। कई बार जब लिमिटेशन सेव नहीं होती है तो समय सीमा निकल जाती है और पक्षकार बहुत अधिक उसका नुकसान हो जाता है, उसकी रेमेडी से वो वंचित हो जाता है। देखिए, इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइडलाइन दी है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। इसी तरह के 2-3 और जजमेंट्स हम डिस्कस करना चाहेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस आया, केस का नाम है पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ओसी कृष्णम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये साइटेशन भी आप नोट कर सकते हैं, 2001 6 SCC 569 में, ये डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के केस के अगेंस्ट में आया। यहाँ सेक्शन 19 में डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में केस चला और इसकी अपील की रेमेडी अवेलेबल है सेक्शन 20 ऑफ द डेब्ट रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। इसको हम डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल DRT एक्ट भी बोलते हैं, 1993। अब ये क्या हुआ कि पिटिशनर जो है सीधे हाई कोर्ट चला गया आर्टिकल 227 में। तो ऑनरेबल जब हाई कोर्ट ने रिट पिटिशन एंटरटेन कर ली तो फिर जो है एग्रीव्ड पर्सन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन आवर ओपिनियन द ऑर्डर विच वॉज पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल डायरेक्टिंग sale of mortgage property was appealable under section 20 of the recovery of debts due to bank and financial institution act। फिर important observation दिया, the high court ought not to have exercised its jurisdiction under article 227 in view of the provision for alternative remedy contained in the act। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब alternative remedy एक्ट में अवेलेबल है तो हाई कोर्ट को आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन को एडमिट और नहीं करना चाहिए, एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन की पावर तब यूज करनी चाहिए जब कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो। इसी प्रकार एक बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट और आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। केस का नाम है इन सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वर्सेस दोसू अरेदेशर। ये केस रिपोर्टेड हुआ 2009 1 SCC पेज नंबर 168 पर। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। Adjudication of writ petition involve any complex and disputed question of facts and whether they can be satisfactorily resolved। क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 226 की रेमेडी को कब अवेल करना चाहिए, वो निम्न बंधु हैं। दूसरा कहा, द पिटिशनर रिवील्स ऑल मटेरियल फैक्ट। थर्ड कहा, द पिटिशनर हैज एनी ऑल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। यदि पिटिशनर के पास कोई ऑल्टरनेटिव और इफेक्टिव रेमेडी है तो रिट पिटिशन को एडमिट या एडजुडिकेट नहीं करना चाहिए, डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। फिर कहा, पर्सन इन्वोकिंग द ज्यूरिसडिक्शन इज गिल्टी ऑफ अनएक्सप्लेन्ड डिले एंड लैचेस। पर्सन को ये बताना पड़ेगा कि क्या डिले और लैचेस हैं। फिर कहा, एक्स फेस या बार्ड बाय एनी लॉ ऑफ लिमिटेशन। और फिर कहा, ग्रांट ऑफ रिलीफ इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और बार्ड बाय एनी वैलिड लॉ एंड होस्ट ऑफ देयर फैक्टर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तय करी कि कब हाई कोर्ट को रिट पिटिशंस को एडमिट करना चाहिए। यदि ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन देना चाहिए पिटिशनर को कि जाइए पहले ऑल्टरनेटिव रेमेडी को एग्जॉस्ट करके आइए, सीधे रिट पिटिशन में नहीं आइए। और इसका ध्यान पक्षकारों को भी रखना चाहिए, पिटिशनर को भी रखना चाहिए, वरना उनका समय और पैसे की बर्बादी होती है और कई बार तो लिमिटेशन ही निकल जाती है। आज का वीडियो ऑल्टरनेटिव रेमेडी पे। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।